हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए हैं। तो यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स को हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम यूनिट फर्स्ट के सेकेंड वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन so that we'll get all notification from this channel। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सीरीज चलाई जा रही है अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो पर आकर के पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय की सेकेंड वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने पावर के बारे में बताया था। पावर क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर कहते हैं। शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। और पावर जो होता है वो कार्य पर समय, ठीक है, कार्य प्रति समय होता है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम बोल सकते हैं कि जो पावर होती है उसको हम P से डिनोट करें और कार्य को W से और समय को T से अगर हम प्रदर्शित करें तो P इक्वल टू W/T होगा। और W की जो यूनिट होती है यानी कार्य की यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो होता है जूल। और समय का मात्रक सेकंड होता है। और जूल पर सेकंड को हम लिखते हैं वाट। क्या लिखते हैं? वॉट लिखते हैं। अब यहां पर देखिएगा 1 जूल पर सेकंड की अगर हम बात करें तो 1 जूल पर सेकंड होता है 1 वाट, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 1 और कैपिटल W। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश। ये एक अदिश राशि है। इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केवल इसमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यह एक अदिश राशि है। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी हिंदी में बोलते हैं वेग। किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर वेग यानी कि वेलोसिटी कहलाती है। किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यह हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो एकांक समय में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो हम दोनों डेफिनेशन में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगी। अब देखिए, वेग को हम v से डिनोट करते हैं, विस्थापन को डेल्टा d से और समय को डेल्टा t से। तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू डेल्टा d अपॉन डेल्टा t, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो v इक्वल टू डेल्टा d अपॉन डेल्टा t, और जो इसकी यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो भी एक डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, और उसका मात्रक क्या हो जाता है? m, यानी कि मीटर हो जाता है। और समय का मात्रक सेकंड होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ऐसा ही मात्रक में, ठीक है, ऐसा ही पद्धति में जो वेलोसिटी का मात्रक होगा, वेग का मात्रक, वो मीटर पर सेकंड होता है। इसको हम मीटर पर सेकंड को इस तरीके से लिखते हैं। और सीजीएस पद्धति में आप ध्यान रखिएगा, जो सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति में वेग का मात्रक, वेलोसिटी का जो मात्रक है वो क्या हो जाता है? सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में लिख देते हैं और सेकंड को तो सेकंड में ही रखते हैं। तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा और इसको लिखते हैं हम सेंटीमीटर पर सेकंड से। यह एक सदिश राशि है। देखिएगा, सदिश राशि यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वेग है, वेग को प्रदर्शित करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, यानी कि परिमाण की आवश्यकता तो होती है, साथ में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। उसके बिना इसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यह कैसी राशि हुई? यह एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। यहां पर स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि वेग और दूरी में एक अंतर होता है। देखिएगा, वेग और दूरी में क्या अंतर होता है, यहां पर समझ लीजिएगा। मान लो कि आप इस ए पॉइंट पर हो और आपको बी पॉइंट पर जाना है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए हमारे पास ये रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इन रास्ते से जाते हो तो हम कहेंगे कि ये जो है, ये पाथ का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इसकी दूरी होगा।
ए से बी तक जाने में इस रास्ते को अगर हमने चुना है तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अगर हमने इस रास्ते को चुना है यानी कि ए और बी के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उस रास्ते को हम चुने तो उसको कहेंगे हम विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की वह छोटी से छोटी दूरी यानी कि वह मिनिमम डिस्टेंस जो सभी डिस्टेंस है और जो रास्ते दिए हुए जैसे ये है और ये है, ठीक है, वह मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस की अगर हम लंबाई नापें तो उसको हम कहेंगे उसका विस्थापन। और अगर हम इस तरीके से देखें कि ए से बी तक जाने में हमने कोई भी रास्ता अपनाया है यानी कि इससे अलग, तो हम उसकी लंबाई को कहेंगे दूरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है जो दोनों अवस्थाएं हैं जहां से हमें चलना है और जहां पर हमें पहुंचना है उन दोनों बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्थापन। और दूरी किसको बोलेंगे, यानी कि उसके द्वारा बिंदु ए से चलने पर किसी व्यक्ति द्वारा बिंदु बी तक पहुंचने में जो भी रास्ता चुना गया, ठीक है, जो भी रास्ता चुना गया है उसकी लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जैसे कि हमने ये रास्ता चुना तो इस रास्ते को गए, इस रास्ते को हम बी पर पहुंचे तो हमने क्या किया कि इस रास्ते की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी, इसकी दूरी कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्वरण। त्वरण की बात करें तो किसी कण के वेग परिवर्तन यानी कि वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन तो हो रहा है, तो परिवर्तन का मतलब क्या है, परिवर्तन का मतलब हो सकता है कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। वेग में परिवर्तन हो रहा है यानी कि वेग घट रहा है और बढ़ भी रहा है, ठीक है, तो परिवर्तन से इतना समझ में आता है, तो इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा वृद्धि, ठीक है। अगर वेग परिवर्तन में वृद्धि होती है तो तभी हम उसको त्वरण कहेंगे। अगर वेग वृद्धि जो मतलब वेग परिवर्तन है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें कटौती की जा रही है, वेग जो है वो कम हो रहा है, तो उसको हम त्वरण नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन, जिसको इंग्लिश में हम रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी कि जो त्वरण है उसका उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो जो त्वरण है एक्सेलरेशन है उसको हम बोल सकते हैं कि किसी कण के वेग परिवर्तन कैसे, यानी कि वेग में बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय परिवर्तन, यानी कि a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। और याद रखिएगा यह कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, यानी कि एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की यानी कि डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यह है सदिश राशि हुई। मात्रक देखिएगा, इसका त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिएगा v का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अब जो टाइम है उसका मात्रक होता है सेकंड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए जो ऐसा ही मात्रक है त्वरण का यानी कि एक्सेलरेशन का, वो क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में हमने आपको बताया था, सीजीएस में क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो क्या आ गया, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में और एसआई पद्धति के जो मात्रक हैं आप उनको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। दृढ़ पिंड की अवधारणा, दृढ़ पिंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये हम आपको बताएंगे। कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, ये रिजिड बॉडी आल्सो नोन एज रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी को रिजिड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। is a solid body in which deformation is zero or so small it can be neglected। कहने का मतलब यह है कि एक रिजिड बॉडी है जिसको हम रिजिड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इज ए सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी एक सॉलिड बॉडी है जिसमें डिफॉर्मेशन कितना होता है, जीरो होता है, या फिर सो स्मॉल बहुत ही कम होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम छोड़ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से जीरो ही मान सकते हैं। और कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें अगर हम जिस पर फोर्स लगाएं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसकी शेप एंड साइज में, वो बिल्कुल जीरो हो, नेग्लेक्ट हो, तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी गिवन पॉइंट, कोई हमारे पास बॉडी है, उस पे हमने क्या किया, देखिएगा ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके हमने 2 पॉइंट मान लिए। अब क्या किया, रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और मोमेंट्स एक्सर्टेड ऑन इट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम
हमने ये दोनों पॉइंट मान लिए इस बॉडी पर, तो इन चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ भी अगर हम कितने भी फोर्स लगा दें, कितने भी मोमेंट्स लगा दें, तो इन दोनों पॉइंट्स की कुछ समय बाद भी डिस्टेंस बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इसकी शेप एंड साइज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है। बात कर लेते हैं हिंदी में कैसे, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। वह बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर कोई परिवर्तन न हो, यानी कि उसके शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं हो, रिजिड बॉडी या फिर रिजिड ऑब्जेक्ट कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि वह बॉडी जिस पर यदि कोई बाह्य बल या आघूर्ण लगाने पर, बाह्य बल या आघूर्ण यानी कि एक्सटर्नल फोर्स या फिर हम बोल सकते हैं मोमेंट्स, ठीक है, बाह्य बल या आघूर्ण लगाने पर उसके दो चिन्हित बिंदुओं में समय के साथ कोई परिवर्तन यानी कि उनके बीच की जो दूरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिजिड बॉडी कहलाती है। फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा, एक रिजिड बॉडी को लिया, ठीक है, यानी कि एक बॉडी है सिंपली, अभी हम देखते हैं कि वो रिजिड है या नहीं। तो हमने क्या किया, एक बॉडी को लिया और यहां पर इन दोनों, इसके दोनों कहीं पर भी दो पॉइंट्स को यहां पर हमने क्या किया, टिक किया, ठीक है। दोनों ये पॉइंट को, पहला पॉइंट ए है दोनों, और दूसरा पॉइंट जो है वो बी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एक्स है। अब हमने क्या किया, इस पर इन तीनों फोर्स को एक्ट किया, तीनों फोर्स को यहां पर लगाया, F1, F2 और F3, तीनों फोर्स इस पर काम कर रहे हैं। तो हमने कुछ समय बाद देखा, जब ये फोर्स काम कर रहे हैं, इस पर फोर्स लग रहे हैं, तब भी कुछ समय बाद ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, फिर भी एक्स ही है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा डेफिनेशन हम किस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, वो तो था इसका कंसेप्ट, यानी कि दृढ़पण किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। अ बॉडी एट विच डोंट एनी इफेक्ट इट्स शेप एंड साइज ड्यूरिंग अप्लाइड एंड एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि इस फिगर से ही हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी शेप एंड साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाइड करने पर, तो वह बॉडी क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी कहलाएगी। यानी कि वह बॉडी या पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार व प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, रिजिड बॉडी कहलाती है, दृढ़ पिंड कहलाती है, सॉलिड बॉडी कहलाती है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश एंड अदिश राशियां। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर सदिश और अदिश में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब वहां पर हम एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं तो वहां उस टाइम पर हमारे माइंड में उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ होता है, तो हम अदिश और सदिश यानी कि छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं, छोटी छोटी बातें हमारे माइंड में नहीं रहती हैं, याद नहीं आती हैं। पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन बाद में वो याद नहीं रहता। तो आज हम ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं, इस तरीके से हम इसको समझाने वाले हैं कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं और किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। तो इस सबसे पहला हम लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं अदिश राशियां। तो यहां पर नाम से पता चल रहा है अदिश, ए का मतलब है ना होना, दिश का मतलब है दिशा। तो वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, और एक चाहिए उसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। तो अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके नाम से पता चल रहा है अदिश। ए का मतलब होता है नहीं, और दिशा का मतलब होता है दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें सदिश की, तो सदिश यानी कि दिशा के साथ, तो दिशा की भी आवश्यकता होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड की तो आवश्यकता होती है दोनों राशियों में, लेकिन दिशा की आवश्यकता अगर ना हो तो वो राशि कहलाएगी अदिश। दिशा की जरूरत होगी, दिशा की रिक्वायरमेंट होगी, यानी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि की। द स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। वे क्वांटिटी यानी कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेंथ यानी कि लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, डिस्टेंस लंबाई यानी कि हम बोल सकते हैं दूरी, और वॉल्यूम जो होता है आयतन, और टेम्परेचर, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियां हैं। बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें तो द वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
यानी कि वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बल एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, संवेग भी एक सदिश राशि है। यानी कि इनको व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। अगर हमें लिखना है बल, तो बल को हम लिखते हैं एफ से, और एफ एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए हम उस एफ के ऊपर एक एरो का निशान लगा देंगे, एरो का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये एक सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा होगी। अब बात कर लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और इसके और भी रूप क्या क्या है। तो एक तो होता है जीरो वेक्टर। देखिएगा वेक्टर क्वांटिटी में जीरो वेक्टर आता है, तो जीरो वेक्टर जो होता है वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो तो जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की, यानी कि यूनिट का मतलब होता है एकल वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यानी कि जिसका परिमाण ही एक हो, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, एकल हो, उसे हम क्या कहेंगे, एकल वेक्टर कहेंगे। अब बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो द वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर, द वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। The vector which are parallel to each other and have same direction and equal magnitude। कहने का मतलब यह है कि वह वेक्टर जिसके परिमाण व दिशा दोनों बराबर हों, ठीक है, परिमाण दोनों बराबर हों और दिशा क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, दिशा सेम हो और वे एक दूसरे के समांतर भी होने चाहिए। यानी कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, दोनों के परिमाण बराबर है, यानी कि ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। मान के चला कि दोनों के जो परिमाण है वो बराबर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। अब बात कर लेते हैं दिशा की। दोनों की दिशा जो है वो सेम है, ठीक है, ये भी इस दिशा में, ये भी दिशा में, दोनों की दिशा सेम है और दोनों एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। यानी कि इस तरीके से हम इनको नहीं बना सकते हैं। हम जो बनाएंगे वो एक दूसरे के समांतर ही बनाएंगे। जहां पर हम इनको आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करते, ठीक है। तो वह वेक्टर जिसके परिमाण व दिशा दोनों, यानी कि परिमाण बराबर हो और दिशा भी सेम हो तथा एक दूसरे के समांतर भी हो, ये 3 कंडीशन है, ठीक है। परिमाण बराबर होना चाहिए दोनों का, दिशा दोनों की सेम होनी चाहिए और वे एक दूसरे के समांतर भी होने चाहिए, तो तब हम उनको बराबर वेक्टर कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। और अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की सेकंड यूनिट है लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। यहां से आपकी इंजीनियरिंग के परफेक्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो आपके आगे दैनिक जीवन में और आपके जो आगे आने वाले कोर्सेस हैं उनमें काम आने वाले टॉपिक्स हैं, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। ये जो यूनिट फर्स्ट था ये था जो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का परिचय है, अप्लाइड मैकेनिक्स है। यहां आपको बेसिक के बारे में बताया गया है। अब फोर्सेस को डिटेल में पढ़ने के लिए हमको लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में जानना जरूरी है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में।